हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान के मूल तत्व के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होता है। अब देखिए, ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम के दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, बस हमारी वीडियो को कहीं पर भी आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह पर आप लोग सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है, मृदा कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन का वर्णन कीजिए। मृदा कार्बनिक पदार्थ को क्या बोलते हैं? हम सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके विच्छेदन का वर्णन करना आपको इसमें दिया गया 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, और इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने नंबर का है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मैंने पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं यदि इसमें हम इस प्रकार से। ठीक है, सेकंड पर आपका आता है, जैव उर्वरकों की परिभाषा दीजिए और बाजार में उपलब्ध जैव उर्वरकों के नाम लिखिए। तो जैव उर्वरक ऐसे ऐसे जैविक उर्वरक होते हैं, या फिर ऐसे इस प्रकार से आप व्यक्त कर सकते हैं कि जैव जैव उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, और बढ़ाते हैं साथ ही साथ। ठीक है, इसके प्रयोग से क्या होता है कि वायुमंडल जो होता है वो ना ही दूषित होता है, और इनके प्रयोग से जो हमारी फसलें होती हैं, ठीक है, उनकी जो वृद्धि होती है 15 से 20% में अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे जैव उर्वरक कहलाते हैं। यदि मैं बात किया जाए तो कि मार्केट में कौन कौन से जैव उर्वरक उपलब्ध होते हैं, तो देखिए, जैव उर्वरक के रूप में हमारा राइजोबियम कल्चर हमारा आता ही है। राइजोबियम कल्चर, एक मिनट, राइजोबियम कल्चर, तो ये हमारा मार्केट में उपलब्ध होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एजोटोबैक्टर आता है। एजोटोबैक्टर, अब देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राइजोबियम कल्चर में 250 ग्राम का पैकेट आता है, 500 ग्राम का पैकेट आता है। ठीक है, तो दो प्रकार का आता है राइजोबियम कल्चर। एजोटोबैक्टर जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मार्केट में ये दोनों ही उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। जो राइजोबियम राइजो सॉरी इसमें जैव उर्वरक के प्रकार में देखा जाए तो जैव उर्वरक जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नंबर होता है हमारा नाइट्रोजन फिक्स करने वाले जैव उर्वरक। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है कि पीएसपी। ठीक है, फास्फोरस से फिक्स करने वाले जैव उर्वरक। तो नाइट्रोजन में जैसे हमारा आता है राइजोबियम आता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर आता है, और फास्फोरस में पीएसबी आता है। ठीक है, पीएसबी आता है हमारा। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्यारे मित्रों, इसके बारे में देख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, लवड़ी एवं क्षारीय मृदाओं का सुधार कितने प्रकार की विधियों द्वारा किया जा सकता है। देखिए प्यारे मित्रों, कि जो लवड़ी मृदाएं होती है उसमें जो पीएच मान होता है वो 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, और यदि क्षारीय मृदाओं की मैं बात करूँ तो 7 से 8.5 के अंतर्गत होता है। ठीक है, किसकी? क्षारीय मृदाओं का पीएच मान। इसके सुधार के लिए जैसे हम प्रयोग करते हैं, यदि लवड़ी मृदा है तो इसमें जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन यदि क्षारीय मृदा है तो इसमें भी हम पायरेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिक फायदेमंद आपका रहेगा, क्या फायदेमंद रहेगा आपका? कि इसमें लीचिंग की क्रिया किया जाए। ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट प्रकार से आपका आता है कि सेक्शन बी में आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर दिया गया है कि दो दो नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें दिया गया ह्यूमस क्या है, व्हाट इज ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस किसे करते हैं? इसकी मृदा उर्वरता में रासायनिक भूमिका की विवेचना की थी। तो यदि आमतौर पर देखा जाए कि एक मृदा है, ठीक है, तो मृदा में जो काली काली सतहों के रूप में अंदर जो पाई जाती है, ठीक है, जीवांश युक्त जो पदार्थ पाए जाते हैं, इसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। यदि इसमें रासायनिक भूमिका की विवेचना करने के लिए बात की जाए तो इसमें देखिए, ह्यूमस जो होता है इसमें, ठीक है, जो आपके जैविक पदार्थ जो होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है, लेटराइटीकरण क्या है। ठीक है, लेटराइट मृदा के गुणों को लिखिए। लेटराइट मृदा के निर्माण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सॉइल साइंस में देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ मृदा के प्रकार में। ठीक है, इसका लेक्चर चलेगा, अभी मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेटराइटीकरण क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसके बाद आता है कि नाइट्रीकरण का वर्णन कीजिए। तो नाइट्रीकरण देखा जाए तो आमतौर पर जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण करना ही नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर जो हमारे जो भूमि में पाए जाते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है, उन्हें
घोलक के रूप में, ठीक है, या फिर उन्हें क्या बोलते हैं कि अघुलनशील अवस्था में होते हैं, तो उन्हें घुलनशील अवस्था में लाने की क्रिया को ही हम नाइट्रीकरण बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आपका आता है मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। तो देखिए मृदा की धनायन विनिमय क्षमता से आशय उसमें है कि जो मृदा क्ले पर जो धनायन यानी कि जो आपकी जो मतलब जो धनायन क्षमता जो पाई जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, यानी कि जो क्ले आपका होता है, ठीक है, क्ले पर पाई जाने वाली, ठीक है, धनायन विनिमय धनायन क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, मृदा की धनायन क्षमता बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कीटनाशी एवं कवकनाशी का परिभाषा बताइए। तो कीटनाशी ऐसे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, जो कीटों की रोकथाम के लिए, ठीक है, फसलों पर छिड़काव किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कीटनाशी बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं कि कीटनाशी ऐसे रासायनिक रासायनिक उर्वरक है, सॉरी रासायनिक उर्वरक नहीं बोल सकते, रासायनिक पदार्थ है जो फसलों के छिड़काव जो मतलब कीटनाशकों को मतलब नष्ट कर दे, कीटों को नष्ट कर देते हैं, यानी कि कीटों को नष्ट करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कीटनाशी बोलते हैं। यदि कवकनाशी की बात की है, तो कवकनाशी ऐसे पदार्थ होते हैं जो कवकों को कवकों की मतलब जो कवक होते हैं, ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या को कम कर देते हैं या फिर इसकी संख्या को रोक देते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं, तो उसे हम कवकनाशी बोलते हैं। तो कीटनाशी के रूप में आप लोग जानते हैं कौन कौन से कीटनाशी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कवकनाशी के रूप में देखा जाए तो जिससे हमारा एरिटान आता है, ठीक है, एरिटान भी हमारा एक क्या है, कवकनाशी ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि फसल उत्पादन में जैव उर्वरकों के महत्व एवं इनके प्रयोग करने की विधियाँ लिखिए। तो आमतौर पर देखिए जैव उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, तो इनमें यदि उत्पादन में महत्व की बात की जाए, तो महत्व में देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जैव उर्वरक का मुख्य रूप से महत्व यही होता है कि फसलों का उत्पादन अधिक होता है इससे, ठीक है, लगभग 15 से 20% आपका जो प्रोडक्टिविटी जो होगा वो अधिक हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए प्यारे बच्चों की जो जैव उर्वरक होते हैं, ठीक है, ये सस्ते भी होते हैं और बाजार में मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड हमारा यही होगा कि बाजारों में ये उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से, ठीक है, और ये सस्ते होते हैं। थर्ड देखा जाए तो जैव उर्वरक जो होते हैं, ठीक है, ये पर्यावरण को दूषित नहीं करते हैं, ठीक है, जो आमतौर पर देखे होंगे कि यदि आप यूरिया का प्रयोग कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका पर्यावरण भी होता है वो भी दूषित हो जाता है और फसल भी दूषित हो जाती है। प्रोडक्टिविटी तो अच्छी मिलती है लेकिन फसल क्या होती है कि दूसरी हो जाती है, उसके इसका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, वायुमंडल भी पड़ता है और साथ ही साथ फसलों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है कि इसके प्रयोग से क्या होता है कि फसलों से शुद्ध उपज प्राप्त होती है, ठीक है, इस प्रकार से। तो समझ गए होंगे इसके प्रकार से। तो नेक्स्ट आपका आता है मृदा गठन का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, तो विस्तृत रूप से आपका मृदा गठन का वर्णन करना है, ठीक है, मृदा गठन किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद मृदा कड़ाकार, सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल टेक्सचर वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है सॉइल टेक्सचर। यदि इसमें देखा जाए इसमें टाइप के, तो सॉइल टेक्सचर को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है, 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका आता है कि कंकड़, ठीक है, पहला आपका आता है कंकड़ आता है, और दूसरा में बात की जाए तो मोटी बालू आता है, ठीक है, मोटी बालू, ठीक है। इसके बाद महीन बालू, इसके बाद सिल्ट, इसके बाद क्ले। तो इसके आकार की बात की जाए तो कंकड़ जो होता है, ठीक है, कंकड़, इसका जो आकार होता है, ठीक है, 2 मिलीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। और इसके बाद में बात करें 2 मिलीमीटर से, क्या, हाँ 2 मिलीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से। सेकेंड की मैं बात करूँ मोटी बालू की, तो मोटी बालू का जो आकार होता है, ठीक है, 1 मिनट, मोटी बालू, तो इसका जो आकार होता है, ठीक है, दो दो दो, ठीक है, से 0.2 mm होता है, ठीक है। महीन बालू की बात की जाए तो महीन बालू जो होता है 0.2 से 0.002% होता है, ठीक है, सॉरी होता है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं सिल्ट की, तो जो सिल्ट होता है हमारा 0.02 से 0.002 होता है, ठीक है। इसके बाद क्ले की बात की जाए तो जो हमारा क्ले का जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से 0.002 से कम होता है, ठीक है। तो सॉइल टेक्सचर आप देख लिए कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, इसका आकार भी आप लोग दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि मृदा में आयनिक विनिमय क्या है। तो मृदा में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आयनों का आदान प्रदान करते हैं, एक कण से दूसरे कणों पर जो आयन होते हैं, ठीक है, उन्हें आदान प्रदान कर लेते हैं।
तो इन्हीं क्षमता को क्या बोलते हैं, मृदा की विनिमय क्षमता, आयनिक विनिमय क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि मृदा जल के बारे में बताइए। तो देखिए जो मृदा में जल होता है, ठीक है, वो जो मृदा में जल होता है, ठीक है, वो 25% पाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो वायु होता है वो 25% पाया जाता है। जो वायु एवं जो जल होता है, ठीक है, ये फसलों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये आमतौर पर बदलता जाता है। ठीक है, किसी फसल में मतलब फसलों के अनुकूल ही इसे बनता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो वो मृदा जल होता है, ठीक है, तो मृदा में जो जल होता है, ठीक है, वो 25% पाया जाता है। ठीक है, तो मृदा जल के बारे में कुछ लिखिए, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो आमतौर पर ये लिख सकते हैं कि मृदा में 25% जल पाया जाता है। मृदा के संगठन में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मृदा में जल होने से क्या होता है कि अंकुर क्षमता बढ़िया से होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाकर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।